क्यों एक सुपरस्टार बनने के बाद भी हेमा मालिनी ने एक शादीशुदा आदमी का हाथ थामा? क्यों इस शादी के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया? क्यों धर्म बदलकर उन्हें निकाह करना पड़ा? और क्यों एक वक्त ऐसा आया जब बॉलीवुड ने उन्हें फिल्मों में रोल देना बंद कर दिया? आज की ये कहानी सिर्फ शोहरत की नहीं, ये कहानी है दर्द, संघर्ष, रिश्तों की उलझन और एक ऐसी महिला की जिसे दुनिया ने ड्रीम गर्ल कहा, लेकिन उसकी असली जिंदगी किसी अधूरे ख्वाब से कम नहीं थी। आज की इस वीडियो में हम हेमा मालिनी की जिंदगी से जुड़े ऐसे ही अनसुने किस्सों की बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आम लोग उन्हें सिर्फ उनकी खूबसूरती और बसंती वाली मुस्कान से पहचानते हैं, लेकिन उनकी असली जिंदगी इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई, दर्दनाक और चौंकाने वाली रही है। दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की कहानी उस दौर से शुरू होती है जब एक मासूम सी तमिल ब्राह्मण लड़की की जिंदगी का रुख उसकी मां के एक फैसले ने हमेशा के लिए बदल दिया। जिस उम्र में सपने गुड़ियों और किताबों तक सीमित होते हैं, उसी उम्र में उसे फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में धकेल दिया गया। बाहर से ये सफर जितना रंगीन दिखता था, अंदर ही अंदर उतना ही अकेला, थकाने वाला और दर्द से भरा हुआ था। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को तमिलनाडु में हुआ। बचपन में उनके मन में फिल्मों का कोई खास सपना नहीं था, लेकिन उनकी मां जया लक्ष्मी ने तय कर लिया था कि उनकी बेटी एक दिन बड़ी अभिनेत्री बनेगी। वो चाहती थीं कि लोग हेमा की खूबसूरती के चर्चे करें, बड़े पर्दे पर उसका जादू चले और वो नाम, शोहरत सब कुछ हासिल करे। इसी सोच के साथ बहुत छोटी उम्र से ही हेमा को डांस की ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी गई और धीरे धीरे उन्हें एक्टिंग की तरफ मोड़ दिया गया। हालात ऐसे बने कि पढ़ाई पीछे छूटती चली गई। स्कूल और कॉलेज की जगह कैमरे, रिहर्सल और ऑडिशन ने ले ली। जब हेमा 12वीं में थी, तभी उनकी मां ने उनकी पढ़ाई रुकवा दी और चेन्नई ले जाकर उन्हें डांस और एक्टिंग की कड़ी ट्रेनिंग दिलवानी शुरू कर दी। जिस उम्र में उन्हें सुकून से पढ़ना लिखना चाहिए था, उसी उम्र में उन्हें फिल्मी दुनिया की बेरहम प्रतिस्पर्धा के बीच खड़ा कर दिया गया। वहां सिर्फ संघर्ष ही नहीं था, बल्कि तानों, राजनीति और अपमान का भी सामना करना था। फिर भी मेहनत रंग लाई और साल 1963 में महज 15 साल की उम्र में हेमा को एक तमिल फिल्म ईदू साथियाम में बतौर डांसर काम करने का मौका मिला। इसके बाद 1965 में पांडवा वंशम नाम की फिल्म में भी उन्होंने डांस किया, लेकिन किस्मत जैसे उनसे लीड रोल देने को तैयार ही नहीं थी। छोटे मोटे काम और लंबा इंतजार उनकी नियति बन चुका था। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने उनके आत्मविश्वास को तोड़ कर रख दिया। मशहूर तमिल फिल्म मेकर CV श्रीधर ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। उम्मीदों के साथ पहुंची हेमा को सबके सामने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि उनमें हीरोइन बनने लायक कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, ये तक कह दिया गया कि वो स्क्रीन पर कभी नहीं चल पाएंगी और तमिल फिल्मों में लीड एक्ट्रेस बनना उनके बस की बात नहीं है। ये अपमान हेमा के दिल में तीर की तरह चुभ गया। वो रोती हुई घर लौटी, लेकिन उसी आंसुओं के बीच उन्होंने खुद से एक वादा किया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो तमिल फिल्मों में छोटे रोल नहीं करेंगी और अपनी पहचान बॉलीवुड में बनाकर दिखाएंगी। कहते हैं जब किस्मत आपको गिराती है तो वो कहीं न कहीं बड़ी उड़ान की तैयारी भी कर रही होती है। हेमा मालिनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1968 में उन्हें राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में लीड रोल मिला। यही वो फिल्म थी जिसने उनकी किस्मत का ताला खोल दिया। रातों रात वो स्टार बन गईं और पूरी इंडस्ट्री की निगाहें 1968 में उन्हें राज कपूर की फिल्म सपनों का सौदागर में लीड रोल मिला। यही वो फिल्म थी जिसने उनकी किस्मत का ताला खोल दिया। रातों रात वो स्टार बन गईं और पूरी इंडस्ट्री की निगाहें उस लड़की पर टिक गईं जिसे कभी कहा गया था कि वो स्क्रीन पर नहीं चलेगी। धीरे धीरे लोगों की जुबान पर एक ही बात आने लगी कि ये लड़की तो हीरोइन बनने के लिए ही पैदा हुई है। जिस तमिल निर्माता ने कभी उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो स्क्रीन पर नहीं चलेंगी, वही बाद में ये मानने को मजबूर हो गया कि हेमा मालिनी ने उसे पूरी तरह गलत साबित कर दिया। सपनों का सौदागर के बाद हेमा का करियर जैसे उड़ान भर चुका था। एक के बाद एक फिल्में मिलने लगीं और हर फिल्म के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। शराफत, आप बीती, राजा रानी और नए जमाने जैसी फिल्मों में उन्होंने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि दर्शक ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री उनकी दीवानी हो गई। उस दौर में हालात ऐसे थे कि बॉलीवुड का शायद ही कोई बड़ा अभिनेता हो जो हेमा मालिनी पर फिदा ना हुआ हो। उनकी खूबसूरती, उनकी मासूम मुस्कान और स्क्रीन प्रेजेंस ने सबको बांध रखा था।
यहाँ तक कि एटीट्यूड के बादशाह कहे जाने वाले सुपरस्टार राजकुमार भी उनके मोह से खुद को बचा नहीं पाए और उन्होंने हेमा को शादी का प्रस्ताव तक दे डाला। लेकिन हेमा ने बेहद सधे हुए अंदाज में उन्हें मना कर दिया। इसी दौरान हेमा की जिंदगी में संजीव कुमार आए। दोनों ने साथ में कई फिल्में की और कैमरे के पीछे भी नजदीकियां बढ़ने लगीं। संजीव कुमार हेमा को दिल से चाहने लगे थे। उनका प्यार इतना गहरा था कि जब हेमा ने उन्हें शादी के लिए मना कर दिया तो संजीव कुमार ने अपने हाथ पर हेमा का नाम तक गुदवा लिया। लेकिन यहाँ भी माँ की सोच दीवार बनकर खड़ी हो गई। हेमा की माँ चाहती थी कि उनकी बेटी शादी के बाद भी फिल्मों में काम करती रहे, जबकि संजीव कुमार की माँ की शर्त थी कि बहू बनते ही हेमा फिल्मों को अलविदा कह दे। इसी टकराव ने दोनों के रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। हेमा ने चुपचाप संजीव कुमार से दूरी बना ली, वरना शायद बसंती ठाकुर संजीव कुमार के घर की बहू बन ही जाती। लेकिन सारी दुनिया के हीरो एक तरफ और धर्मेंद्र एक तरफ। हेमा और धर्मेंद्र की मुलाकात शोले से बहुत पहले हो चुकी थी। दोनों कई फिल्मों में साथ काम कर चुके थे और समय के साथ उनके बीच की दोस्ती गहरी नजदीकियों में बदलने लगी। उस वक्त धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी। लेकिन इसके बावजूद वो हेमा मालिनी के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। हेमा भी उनकी शख्सियत, उनके खुले दिल और उनके अंदाज से प्रभावित थी। धर्मेंद्र हेमा को देखते ही मुस्कुरा उठते थे और हेमा भी उनके सहज और देसी अंदाज पर फिदा थी। ये रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी और बच्चों तक को नजरअंदाज करने लगे। इसी बीच जितेंद्र भी हेमा के करीब आ चुके थे। हेमा के परिवार को जितेंद्र ज्यादा समझदार और सुरक्षित विकल्प लगते थे। वो सफल थे, आर्थिक रूप से मजबूत थे और शादी को लेकर गंभीर भी। बात इतनी आगे बढ़ गई कि हेमा और जितेंद्र की शादी की तारीख तक तय कर दी गई। लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र को ये खबर मिली, वो गुस्से और बेचैनी में उस जगह पहुंच गए जहां शादी को लेकर बातचीत चल रही थी। उन्होंने जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को भी वहां बुला लिया और देखते ही देखते पूरा मामला बिखर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि शादी टूट गई। जिस लड़की के लिए जितेंद्र ने कभी संजीव कुमार से दूरी बना ली थी, वही लड़की आखिरकार उनके हाथ से निकल गई। इस घटना के बाद हेमा मालिनी ने जितेंद्र से पूरी तरह किनारा कर लिया और धर्मेंद्र के और करीब आ गई। धर्मेंद्र का प्यार अब उनके दिल पर पूरी तरह हावी हो चुका था। उधर धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर घर की चारदीवारी में बच्चों की परवरिश में लगी हुई थी और बाहर एक ऐसा रिश्ता आकार ले रहा था जो आगे चलकर कई सवाल, कई दर्द और कई विवादों को जन्म देने वाला था। लेकिन धर्मेंद्र हेमा यानी बसंती के लिए दीवाने हुए फिरते थे। कहानी ने असली मोड़ तब लिया जब साल 1978 में हेमा मालिनी के पिता का निधन हो गया। उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी शादीशुदा आदमी से शादी करे, लेकिन उनके चले जाने के बाद वो मजबूत दीवार भी ढह गई। भावनात्मक रूप से टूट चुकी हेमा ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि अब वो अपनी जिंदगी धर्मेंद्र के साथ ही बिताएंगी। मगर ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर ने साफ इनकार कर दिया कि वो तलाक नहीं देंगी। उनका कहना था कि वो अपना घर और अपने बच्चों का भविष्य किसी भी हाल में टूटने नहीं देंगी। यही से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। धर्मेंद्र हेमा से शादी करना चाहते थे, लेकिन तलाक न मिलने की वजह से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संभव नहीं था। तब दोनों ने एक ऐसा कदम उठाया जो उस दौर में किसी तूफान से कम नहीं था। सिर्फ एक दूसरे के होने के लिए दोनों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान रख लिया और हेमा मालिनी बन गईं आयशा। इसके बाद दोनों ने निकाह किया और कागजों में एक दूसरे के हो गए। लेकिन शादी के बाद भी जिंदगी ने उन्हें सुकून नहीं दिया। धर्मेंद्र ने ना तो अपनी पहली पत्नी को छोड़ा और ना ही हेमा मालिनी को पूरी तरह अपने घर में जगह दी। उन्होंने बस इतना किया कि दोनों के लिए अलग अलग घर का इंतजाम कर दिया। एक तरफ पहली पत्नी प्रकाश कौर और 4 बच्चे थे और दूसरी तरफ हेमा मालिनी, उनकी 2 बेटियां और खुद धर्मेंद्र। उनकी जिंदगी मानो 2 स्टेशनों के बीच दौड़ती एक ट्रेन बन चुकी थी, जो चलती तो रहती है लेकिन कहीं टिक कर रुक नहीं पाती। हेमा मालिनी ने जिस अपनापन और खुशी के सपने के साथ निकाह किया था, वो सपना कभी पूरी तरह सच नहीं हो पाया। रस्में पूरी हो गई थीं, नाम बदल गए थे, रिश्ता भी बन गया था,
लेकिन समाज में उन्हें वो मुकाम कभी नहीं मिला जो एक पत्नी को मिलना चाहिए। धर्मेंद्र शायद ही कभी खुले तौर पर हेमा के साथ नजर आते थे। न किसी बड़े फंक्शन में साथ खड़े होना, न सार्वजनिक मंच पर उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना। मुंबई की गलियों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दफ्तरों तक हर कोई जानता था कि धर्मेंद्र 2 जिंदगियां एक साथ जी रहे हैं। एक तरफ प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, विजेता और अभय, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी और उनकी बेटियां ईशा और आहाना। लेकिन सबसे दर्दनाक सच ये था कि इन दोनों घरों में से किसी को भी पूरा पति नहीं मिला। कभी दिन एक घर में, कभी रात दूसरे घर में, कभी यहाँ ठहराव, कभी वहां। रिश्ते ऐसे हो गए थे जैसे शीशे को बीट से तोड़ दिया गया हो, 2 टुकड़े जो चुपचाप रहते हुए भी हर वक्त चुभते रहते हैं। हेमा मालिनी चाहती थी कि धर्मेंद्र उनके साथ खुलकर रहें, दुनिया के सामने ये कहें कि हाँ, ये मेरी पत्नी है। लेकिन धर्मेंद्र कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनकी पहली फैमिली बड़ी थी और प्रकाश कौर का फैसला साफ था कि वो तलाक नहीं देंगी और अपना घर टूटने नहीं देंगी। इस सब के बीच हेमा मालिनी धीरे धीरे अकेली पड़ती चली गईं। एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ रिश्तों की जकड़न, समाज की बातें और वो खामोशी जो सबसे ज्यादा चुभती है। लोगों ने यही कहा कि हेमा मालिनी ने किसी का घर उजाड़ दिया, किसी की जिंदगी छीन ली। लेकिन बहुत कम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि हेमा खुद अंदर से कितनी बुरी तरह टूट चुकी थी। एक तरफ वो माँ थी जिसके फैसले के खिलाफ जाकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया था, और दूसरी तरफ वो पति था जिसका साथ उन्हें कभी पूरा नहीं मिल पाया। प्यार था, रिश्ता था, नाम भी जुड़ गया था, लेकिन अपनापन कहीं अधूरा रह गया। इसी बीच ईशा और आहाना बड़ी होने लगीं। ईशा देओल के जन्म के वक्त धर्मेंद्र अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन जब तस्वीर खिंचवाने की बात आई तो उन्होंने जानबूझकर अपना चेहरा थोड़ा छुपा लिया। उन्हें डर था कि अगर ये तस्वीर अखबारों में छप गई तो पहली पत्नी के बच्चे सवाल पूछेंगे। लेकिन बच्चा किसी का भी हो, दर्द माँ के दिल में बराबर होता है। शायद यही वजह थी कि हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश लगभग अकेले ही की। उधर सनी और बॉबी देओल भी बड़े हो रहे थे। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनके पिता 2 घर चला रहे हैं। खासकर सनी देओल इस हालात से बेहद नाराज रहते थे। उनके मन में हेमा मालिनी के लिए गुस्सा भर गया था। उन्हें लगता था कि उनकी मां ने कोई गलती नहीं की, फिर भी उनके हिस्से का प्यार आधा कर दिया गया। इंडस्ट्री में आज भी ये किस्सा सुनाया जाता है कि एक बार सनी देओल शूटिंग के दौरान सेट पर पहुंचे और कड़ी आवाज में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके परिवार को नुकसान पहुंचा तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। कहा जाता है कि उसी दिन सनी ने हेमा मालिनी से साफ शब्दों में कहा था कि हमारे परिवार से दूर रहो। यही वजह मानी जाती है कि सनी और बॉबी ने कभी ईशा और आहाना को बहन के रूप में स्वीकार नहीं किया। ईशा देओल की शादी में भी देओल परिवार के दोनों बेटे शामिल नहीं हुए। बड़े फंक्शन हो या पारिवारिक मौके, दोनों परिवार हमेशा अलग अलग ही नजर आए। रिश्ते दिखावे से दूर और दूरी से भरे रहे। दूसरी तरफ हेमा मालिनी का फिल्मी करियर भी अब ढलान की तरफ बढ़ चुका था। उम्र बढ़ रही थी, नए चेहरे इंडस्ट्री में आ रहे थे और रोल कम होते जा रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें रामकली जैसी बी ग्रेड फिल्म करनी पड़ी, जिसमें उन्होंने एक तवायफ का किरदार निभाया। ये फिल्म उन्होंने सिर्फ पैसों की मजबूरी में की थी। धर्मेंद्र से मिलने वाला खर्च सीमित हो चुका था और बेटियों की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। लेकिन जब उन्होंने उस फिल्म का पोस्टर देखा तो वो अंदर तक शर्मिंदा हो गईं। उन्होंने खुद प्रोड्यूसर से गुजारिश की कि ये पोस्टर बड़े शहरों में ना लगाए जाएं, ताकि लोग उन्हें इस हालत में ना देखें। इसी दौर में हेमा को एहसास हो गया था कि बड़े पर्दे पर उनका वक्त अब खत्म हो रहा है। इसलिए उन्होंने एक्टिंग से हटकर प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने दिल आशनाएं बनाई, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती नजर आए। कहा जाता है कि बॉलीवुड को किंग खान देने में कहीं न कहीं हेमा मालिनी का भी योगदान रहा। लेकिन किस्मत यहां भी साथ नहीं दे पाई। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई और हेमा को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद उन्होंने टीवी शोज किए, स्टेज परफॉर्मेंसेस की और नुपुर जैसे सीरियल्स में काम किया, ताकि जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहे। फिर एक नया मोड़ आया जब हेमा मालिनी ने राजनीति में कदम रखा। बीजेपी ज्वाइन की और 2003 में सांसद बनी। लोगों को लगा कि अब वो अपनी छवि सुधारेंगी और जनता के लिए कुछ ठोस करेंगी।
लेकिन राजनीति में भी विवाद उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे। सबसे दर्दनाक दौर तब आया जब हेमा उस उम्र में पहुंच चुकी थीं जहां इंसान को शोहरत नहीं, सिर्फ साथ चाहिए होता है, कोई ऐसा जो पास बैठकर दो बातें कर ले। लेकिन धर्मेंद्र ज्यादातर वक्त अपनी पहली फैमिली के साथ रहते थे, सनी, बॉबी और पोते पोतियों की दुनिया में व्यस्त, और हेमा अपनी बेटियों के साथ एक अलग घर में। फिल्में लगभग खत्म, राजनीति में विवाद और पति से दूरी, इन सब के बीच हेमा ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अकेलेपन में गुजार दिया। धर्मेंद्र कभी कभार त्योहार या किसी जरूरी मौके पर आते थे, लेकिन रिश्ता पहले जैसा कभी नहीं रहा। हेमा जिस उम्मीद के साथ इस रिश्ते में आई थीं, वो उम्मीद कभी पूरी नहीं हुई। वो चाहती थीं कि धर्मेंद्र खुलेआम कहें, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटियां हैं। लेकिन धर्मेंद्र हमेशा डरते रहे कि कहीं बच्चे नाराज ना हो जाएं, कहीं पहला घर ना टूट जाए। इसी बीच ईशा देओल ने भी फिल्मों में कदम रखा, धूम जैसी बड़ी फिल्म का हिस्सा बनी, लेकिन वो सफलता नहीं मिली जो दूसरे स्टार किड्स को मिलती है। शायद किस्मत ने यहाँ भी वही दोहराया। शोहरत पास आकर भी पूरी तरह उनकी झोली में कभी नहीं गिरी। ईशा का करियर भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। कुछ फिल्मों के बाद ही उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। अहाना ने शुरू से ही फिल्मों से दूरी बनाए रखी और शादी के बाद अपनी अलग दुनिया में रम गई। धीरे धीरे हेमा मालिनी की दुनिया सिमटती चली गई। कभी डांस शोज, कभी मंदिरों में कृष्ण भक्ति, कभी संसद की बैठकों तक, कभी कभार टीवी पर दिख जाना ही अब उनकी पहचान रह गई थी। सबको साफ दिखने लगा था कि ड्रीम गर्ल की जिंदगी असल में किसी सपने जैसी नहीं रही। घर में रोशनी तो थी, लेकिन चमक नहीं थी। नाम था, पहचान थी, लेकिन साथ नहीं था। पति का रिश्ता था, लेकिन पति का वक्त नहीं था। इसी दौरान मुंबई में उनकी डांस एकेडमी को लेकर सरकारी जमीन से जुड़ा विवाद भी सामने आया। सवाल उठे कि करोड़ों की जमीन लाखों में कैसे दी गई। मीडिया में महीनों तक ये मामला छाया रहा, लेकिन हेमा मालिनी ने कभी खुलकर कोई शिकायत नहीं की। हर बार बस यही कहा कि धर्मेंद्र मेरे पति हैं और मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन उनके शब्दों के पीछे छुपा दर्द हर कोई महसूस कर सकता था। सच्चाई यही थी कि धर्मेंद्र कभी पूरी तरह सिर्फ उनके नहीं हो पाए। वक्त बीतता गया, जब बेटियां भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गईं, तो हेमा अक्सर खाली घर में बैठकर यही सोचती रह जाती थीं कि जिंदगी कब और कैसे निकल गई। इतने सालों का शोर, इतने विवाद, इतनी चर्चाएं, और जब सब शांत हो जाता है तो आखिर हाथ में क्या बचता है? सिर्फ दो बेटियां और कुछ पुरानी यादें जो कभी चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आती हैं और कभी दिल के किसी कोने में गहरी चुभन छोड़ जाती हैं। उधर धर्मेंद्र भी उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके थे जहां जिंदगी की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो जाती है। फिल्मों में उनकी मौजूदगी पहले जैसी नहीं रही। राजनीति से तो वह हमेशा ही दूर रहे। बस कभी कभार सोशल मीडिया पर कोई शायरी लिख देते या पुराने दिनों की तस्वीरें शेयर कर देते। लेकिन उन पोस्ट्स में हेमा मालिनी का नाम या उनकी झलक बहुत कम ही नजर आती थी। यही देखकर लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि शायद यह रिश्ता अब सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है और असल जिंदगी में दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो चुके हैं। इसके बावजूद हेमा मालिनी ने कभी सार्वजनिक मंच पर धर्मेंद्र के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। वह हमेशा यही दोहराती रही कि धर्मेंद्र मेरे पति हैं और मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन सम्मान और साथ दो अलग अलग बातें होती हैं। हेमा के हिस्से सम्मान तो आया, लेकिन साथ बहुत कम। कई बार बड़े इवेंट्स में, अवार्ड शोज में या फिल्मी फंक्शंस में धर्मेंद्र अपने पहले परिवार के साथ नजर आते थे। सनी और बॉबी के साथ तस्वीरें खिंचवाते थे और वहीं हेमा मालिनी अक्सर अकेली दिखाई देती थी। यह सच्चाई इंडस्ट्री में किसी से छुपी नहीं थी। हर कोई जानता था कि ड्रीम गर्ल की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही तन्हा है। धीरे धीरे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच की दूरियां और बढ़ती चली गईं। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब धर्मेंद्र के निधन की खबर आई तो पूरी दुनिया ने देखा कि हेमा मालिनी सच में कितनी अकेली रह गई थी। रिश्ते में चाहे जितनी दूरियां रही हों, दीवारें चाहे बरसों से खड़ी रही हों, लेकिन एक सच्चाई कभी नहीं बदली। धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थे और उसी हिस्से का अचानक खत्म हो जाना उन्हें अंदर तक झकझोर गया।
मुंबई में जब धर्मेंद्र की प्रेयर मीट रखी गई, ताज लैंड्स एंड होटल में पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ा। अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रेखा, सनी, बॉबी, ना जाने कितने बड़े नाम वहां मौजूद थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी इस बात ने पैदा की कि इतनी भीड़ में ड्रीम गर्ल कहीं नजर नहीं आई, ना हेमा मालिनी, ना उनकी बेटियां ईशा और रहाना। सवाल उठने लगे, क्या एक पत्नी अपने पति की अंतिम प्रार्थना सभा में शामिल नहीं हो सकती? सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या देओल परिवार ने उन्हें बुलाया ही नहीं? क्या सनी देओल ने आने से मना कर दिया? या फिर परिवार का विवाद इतना गहरा था कि आखिरी विदाई में भी सब एक नहीं हो पाए? हकीकत यह थी कि हेमा मालिनी को उस प्रेयर मीट में बुलाया ही नहीं गया था। सालों से चली आ रही दूरियां उस दिन भी दीवार बनकर खड़ी रहीं। धर्मेंद्र की अंतिम विदाई में भी दोनों परिवार एक साथ नजर नहीं आए। उस दिन हेमा मालिनी अपने ही घर में बैठी रहीं, चुपचाप रोती रहीं, और उसी दिन उन्होंने अपने घर पर अलग से शोक सभा रखी। गीता पाठ हुआ, भजन गूंजे, घर में हल्की सी रोशनी थी और माहौल बिल्कुल शांत। कुछ गिनचने लोग ही पहुंचे। महिमा चौधरी, सुनीता आहूजा, यश आहूजा जैसे करीबी लोग उन्हें ढांढस बंधाने आए। लेकिन देओल परिवार से कोई वहां मौजूद नहीं था। यहीं से सबको यह बात साफ समझ आ गई कि धर्मेंद्र के जाने के बाद भी परिवार के बीच की दूरी खत्म नहीं हुई, बल्कि और साफ दिखाई देने लगी। धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा पूरी तरह टूटती चली गई। वह बार बार यही कहती रही कि उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ इंतजार ही किया, इंतजार की शायद एक दिन धर्मेंद्र पूरी तरह उनके होंगे, इंतजार की शायद एक दिन वह दुनिया के सामने खुलकर कहेंगे कि हाँ, यही मेरी पत्नी है। इंतजार की शायद वह दोनों बेटियों के साथ पूरा समय बिताएंगे। लेकिन यह इंतजार आखिरी सांस तक सिर्फ इंतजार ही बनकर रह गया। धर्मेंद्र के निधन के चौथे दिन हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर लगातार कई पोस्ट डाले। उन्होंने पुरानी तस्वीरें शेयर की, जिनमें वह धर्मेंद्र, ईशा और रहाना के साथ नजर आ रही थी। कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो पहले कभी सामने नहीं आई थी। उन तस्वीरों में हेमा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई देती थी, जैसे वह उन पलों को दोबारा जी रही हों, जो कभी सच में सिर्फ उनके थे और अब सिर्फ याद बन चुके हैं। उन्होंने लिखा, वह हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। इन कुछ शब्दों ने सबको यह एहसास दिला दिया कि हेमा मालिनी इस रिश्ते से कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हेमा मालिनी की शोक सभा ही उनके दर्द का सबसे बड़ा सबूत थी। जब कोई इंसान अपने ही पति को एक ही छत के नीचे आखिरी विदाई नहीं दे पाता, तो वह अपने घर के एक कोने में दीपक जलाकर अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करता है। हेमा ने भी यही किया। अपने पति की याद में गीता पाठ कराया, भजन गवाए और आंखों में आंसू लिए उन पलों को जीती रही जो अब कभी लौटकर आने वाले नहीं थे। हर मंत्र, हर भजन जैसे उनके अधूरे रिश्ते की कहानी बयां कर रहा था। दूसरी ओर देओल परिवार की तरफ से सनी और बॉबी पूरे समय खामोश रहे। न कोई बयान, न कोई सफाई। शायद उन्हें लगा कि अब कुछ कहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन लोगों को यह साफ नजर आने लगा कि बरसों पुरानी रंजिशें अब भी जिंदा है और शायद अब कभी खत्म भी नहीं होंगी, क्योंकि जिस शख्स की वजह से ये दूरियां बनी थी, वही अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उसके जाने के बाद भी अगर दोनों परिवार एक नहीं हो पाए, तो यह दूरी अब हमेशा के लिए दूरी बन चुकी है। धर्मेंद्र के बाद हेमा मालिनी की जिंदगी सवालों, परेशानियों और गहरी तन्हाई से घिर गई। लोग आज भी यही पूछते हैं कि आखिर आखिरी वक्त में दोनों एक क्यों नहीं हो पाए? क्या इतना लंबा रिश्ता भी अंतिम घड़ी में साथ नहीं ला सका? लेकिन यह सवाल अब हमेशा अधूरा ही रहेगा, क्योंकि इसका जवाब देने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। अब सवाल आपसे है, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के इस रिश्ते को आप कैसे देखते हैं? प्यार, मजबूरी, गलती या किस्मत का खेल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।